आज हम करेंगे 10th क्लास का सिविक्स का लेसन 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। लैंगिक मसले मीन्स जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर। ठीक है। लैंगिक मसले और राजनीति, मतलब लैंगिक मसले राजनीति पर किस तरह प्रभावित करते हैं। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन के से झलकती है। श्रम का लैंगिक विभाजन, श्रम का जो मतलब जो परिश्रम है, जो काम है, वह लिंग के आधार पर विभाजित होता है कि जो घर का काम है वह घर की औरतें करती हैं। काम, घरेलू काम जो होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब काम घर की औरतें करती हैं। और पैसा कमाने का, बाहर जाने का जो काम है वो मर्द करते हैं। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि वे ऐसा कामों को करना औरतों के हिस्से में है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर उन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हों, ऐसा नहीं है। गाँव में स्त्रियाँ पानी और झाड़ू जुटाने में लेकर खेत से निखटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार की में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिल पाता। तो श्रम का लैंगिक विभाजन, काम के बंटवारे का यह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से कराती हैं। ठीक है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हो कि औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। यह बात इधर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीति और वैधानिक दर्ज को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। मतलब औरतों ने जो अपने मतलब पुरुषों की बराबरी के जो भी आंदोलन किए उनको क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन। लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में भी बहुत सी औरतों को कार्यरत पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है, मतलब पिता को प्रधान, मतलब परिवार का जो मुखिया होता है पिता होता है तो उसी को प्रधान माना जाता है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में जो किस स्तर पर भेदभाव होते हैं हमें देखना है कि महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से काफ़ी बेहतर रहा।
लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को, अपने संसाधन जो अपने रुपया पैसा है उसको केवल लड़के की पढ़ाई पर ही खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोज़ाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। मतलब बराबर काम होता है स्त्री का पुरुष का, लेकिन स्त्री के काम को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, प्रेफरेंस दी जाती है पुरुष के काम को। उनको उसके बदले महिला को कम वेतन दिया जाता है और पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है। दूसरा है समान मजदूरी संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलियान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों के समान काम समान क्यों ना हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, मतलब परिवार में किसकी चाह होती है? ज़्यादातर लड़कों की। लड़की को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इसमें देश का लिंग अनुपात गिरकर 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिर पर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा, उत्पीड़न को सताया जाता है, दहेज के कारण, कभी वैसे, मतलब बहुत तरह से उन्हें सताया जाता है। हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जो राजनीति में भी महिलाओं को, भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में ही 12% तक पहुंच सकी है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, दबदबा रहा है। इस समस्या से का तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायत और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के आरक्षित कर दिए गए। मतलब वहाँ पर 1/3 पद महिलाओं के लिए सुनिश्चित है कि इन पर मतलब महिला ही चुनाव लड़ सकती हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। महिला संगठनों कार्यकर्ताओं की मांग की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं हैं और यह पास नहीं हो सका है। फिर आगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीतिक। पारिवारिक कानून किसे कहते हैं? विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून कौन से होते हैं? पारिवारिक कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। आइए अब हम एक अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करते हैं, यानी धार्मिक अंतरों पर आर्थिक आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं।
जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा। अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यता अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होते हैं। गांधी जी कहा करते कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम और जैसे धर्म से नैतिक और नैतिक मूल्य से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अपने देश के मानव अधिकार समूह का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं के से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट आगे करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज हम यहीं तक करते हैं, अगला करेंगे मैं सांप्रदायिकता। ठीक है, तो आज हम